बच्चों, आज हम जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी के लिए जो किए गए एक्सपेरिमेंट्स है उसमें थर्ड नंबर के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। हर्शे और चेस के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो थर्ड नंबर का एक्सपेरिमेंट है वो है एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस। ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1952 में अपने एक्सपेरिमेंट किए और अपने प्रयोगों की श्रृंखला की और इसके द्वारा यह इस्टेब्लिश किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। कब किया? 1952 में। इसके पहले आपको मालूम होगा ग्रिफिथ के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था। ठीक है। उसके बाद में एवेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी, इनके द्वारा भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ करने का प्रयास किया गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा डीएनए है। अभी तक जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी वो ये बता रही थी कि जो डीएनए होता है, डीएनए की मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। उनके द्वारा क्या माना था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा क्या सिद्ध हुआ कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो डीएनए है, न कि प्रोटीन है। तो इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें दो ऑर्गेनिज्म लिए। एक लिया टीटूफास। टीटूफास ये वास्तव में क्या होता है? वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है। फेजेस क्या होते हैं? वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो इन्होंने कौन सा फाज लिया? टीटूफास या टीटूफास लिया है। ये एक्चुअल में क्या है? वायरस है। और एक जो इन्होंने लिया ई कोलाई, जिसको इन्फेक्ट करवाया जाएगा। ई कोलाई बैक्टीरिया लिया जिसको इन्फेक्ट करवाया जाएगा। किसके द्वारा? टीटूफास के द्वारा। हम सबसे पहले टीटूफास का स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से वो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो वायरस होता है उसका अपना एक आउटर पॉलीहेड्रल हम बताएं स्ट्रक्चर होता है और इस प्रकार से एक हेड रीजन होता है और ये टेल रीजन होता है। यहाँ पर पाई जाती है एंड प्लेट। क्या पाई जाती है? एंड प्लेट पाई जाती है। और यह एंड प्लेट जो होती है वो कैसी होती है? परफोरेटेड होती है। और इस एंड प्लेट पर इस प्रकार से टेल फाइबर या टेल पीस इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। टीटूफास का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? डीएनए होता है। ये जो स्ट्रक्चर है जो हमने हेड वाला रीजन बनाया, ये है कैप्सिड, जो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कैप्सिड जो है वो बना होता है प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल वो क्या है? हमको मालूम है वो क्या है? डीएनए है। ठीक है। ये टीटूफास का हमने स्ट्रक्चर बताया। ये इसके टेल रीजन है और ये टेल फाइबर हम बता सकते हैं, इसको टेल पीस बोल सकते हैं। और ये वाला जो रीजन है वो क्या है? इसका एंड प्लेट। तो जो बैक्टीरियोफाज है वो इस एंड प्लेट के माध्यम से बैक्टीरियल सेल पर अडहेर करेगा, उस पर चिपकेगा, उस पर अटैक करेगा और फिर अपना जो डीएनए मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं हम? ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें फॉरेन डीएनए को किसी सेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है वाया द वायरस के माध्यम से। उसको जब किसी सेल के अंदर कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाता है तो वो कहलाता है ट्रांसडक्शन की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है। तो इनके द्वारा इस टीटूफास का उपयोग किया गया, साथ में ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग किया गया। टीटूफास ई कोलाई को यहाँ पर क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। ठीक है। अब थोड़ी सी जानकारी और देखिए। जो प्रोटीन होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन में हमको मालूम है सल्फर पाया जाता है।
इस प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं, और सिस्टीन और मेथियोनिन 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या मिलेगा, सल्फर मिलता है। ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जाता है। डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर आपको मालूम है कि शुगर और फास्फेट प्रेजेंस होते हैं, नाइट्रोजनिक क्षार, नाइट्रोजनिक बेसिस होती है, मतलब फास्फेट यहाँ पर प्रेजेंस होता है डीएनए के अंदर। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। फास्फोरस प्रोटीन के अंदर नहीं पाया जाता, सल्फर डीएनए में नहीं पाया जाता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको ये याद रखना चाहिए। डीएनए में क्या मिलेगा, ओनली फास्फोरस, सल्फर नहीं मिलेगा। प्रोटीन में क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा, फास्फोरस नहीं मिलेगा। अब इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट की जो सीरीज स्टार्ट की, कंडक्ट की, उसमें क्या किया, T2 फास को, इसके प्रोटीन को या प्रोटीन कोड को रेडियो लेबल्ड किया, साथ ही साथ में डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया। अब प्रोटीन को यदि रेडियो लेबल्ड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियो लेबल्ड का मतलब यहाँ का जो कंपोनेंट्स होंगे उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से रिप्लेस करेंगे। मतलब सल्फर यदि हम बात करें तो इसको रेडियो एक्टिव सल्फर ले लेंगे, और जो प्रोटीन की अपना फास्फोरस की बात करें तो हम इसको यहाँ पर फास्फोरस को रेडियो एक्टिव ले लेंगे। ठीक है, यदि उसको सल्फर को रेडियो एक्टिव करना है, प्रोटीन को यदि उसको रेडियो एक्टिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, सल्फर को रेडियो एक्टिव करना रहेगा। यदि डीएनए को रेडियो एक्टिव करना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, फास्फोरस को रेडियो एक्टिव करना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक कल्चर मीडियम के अंदर, हम इसको डायग्राम के माध्यम से दिखाए, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा, हम इसको रेडियो एक्टिव करने का जो है वो प्रोसेस बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, फर्स्ट कल्चर मीडियम लिया, कल्चर मीडियम, और यहाँ पर यहाँ लिखिए फर्स्ट कल्चर मीडियम और ये सेकंड कल्चर मीडियम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया, फर्स्ट कल्चर मीडियम के अंदर इन्होंने ई कोलाई को रखा और इसमें भी ई कोलाई को रखा, लेकिन ये दोनों कल्चर मीडियम में जो डिफरेंस था वो ये डिफरेंस है कि यहाँ पर सल्फर जो था वो कौन सा लिया, 35S रेडियो एक्टिव सल्फर का यहाँ पर उपयोग किया इस कल्चर मीडियम में। मतलब सल्फर का जो सोर्स होगा वो कौन सा होगा, रेडियो एक्टिव सोर्स होगा। ओके, अब इस वाले कल्चर मीडियम के अंदर क्या किया इन्होंने, जो फास्फोरस है वो लिया 32P रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यहाँ पर उपयोग किया इस कल्चर मीडियम में। मतलब यहाँ पर फास्फोरस नॉर्मल है लेकिन सल्फर रेडियो एक्टिव इस कल्चर मीडियम में। इस कल्चर मीडियम में फास्फोरस जो है वो रेडियो एक्टिव है, सल्फर कैसा है, नॉर्मल है। ठीक, अब इस कल्चर मीडियम के अंदर जब T2 फास को ग्रो करवाया, ठीक है, जब इस कल्चर माध्यम मतलब अलग अलग कल्चर माध्यम, इस कल्चर माध्यम T2 फास को ग्रो कराया और दूसरे T2 फास को इस कल्चर माध्यम के अंदर ग्रो करवाया, तो क्या होगा कि जो प्रोटीन बनेगा उसमें इस माध्यम में सल्फर आ जाएगा प्रोटीन के अंदर, ये वाला सल्फर, और इस माध्यम का जो डीएनए होगा, मतलब जो T2 फास होगा उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। आपको ये मालूम है कि जो वायरस होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी कभी भी लिविंग नहीं होते हैं, वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं, इनसाइड द बॉडी या होस्ट के अंदर ही ग्रो करते हैं। तो इस कल्चर माध्यम के अंदर हम ई कोलाई को रखेंगे, ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, ई कोलाई के अंदर जो सल्फर होगा इस कल्चर माध्यम में वो कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और जो ऑब्टेन इस माध्यम से ई कोलाई करेगी फास्फोरस वो कैसा रहेगा, यहाँ पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस को प्राप्त होगा। मतलब जब जैसे हम डायग्राम के माध्यम से बताएं इसको कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम सेल है, और ये भी ई कोलाई बैक्टीरियम सेल है। इसके अंदर जो सल्फर होगा, इस सेल के अंदर जो सल्फर आएगा वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन फास्फोरस कैसा रहेगा, रेडियो एक्टिव रहेगा। मतलब इस सेल के साइटोप्लाज्म में जितना भी फास्फोरस होगा वो कैसा होगा, रेडियो एक्टिव होगा। ये बात क्लियर हो रही, क्योंकि ये जिस कल्चर माध्यम के अंदर है उसमें फास्फोरस कैसा है, रेडियो एक्टिव है, तो वो अपने एनवायरनमेंट से तो लेगा ना, अपटेक करेगा, अपने एनवायरनमेंट से ही फास्फोरस लेगा। तो ये सेल के अंदर जो फास्फोरस होगा वो कैसा होगा, रेडियो एक्टिव होगा, और इस सेल्स के अंदर जो सल्फर होगा वो कैसा होगा, रेडियो एक्टिव होगा। क्लियर इतनी बात, इस सेल का जो सल्फर होगा वो कैसा होगा, रेडियो एक्टिव होगा। जब इस सेल को T2 फास के द्वारा हमने इन्फेक्टेड करवाया और इस सेल को भी T2 फास के द्वारा हमने
हमने नहीं, हर्शे और चेस के द्वारा इन्फेक्टेड कराया, तो इनका जो डीएनए मटेरियल था, पहले तो सेल इसके अंदर मतलब जो बैक्टीरियोफेज है वो इस सेल से अटैच होगा, एडहेर करेगा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगी। उसके बाद में सेकंड जो प्रोसेस होती है वो होती है इंसर्शन, या हम बोले जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर पहुंचाना। तो अब क्या होगा, सेकंड मतलब फर्स्ट स्टेज में जो T2 फाज है वो बैक्टीरियल सेल से अटैच होगा, अटैच होने के बाद सेकंड जो स्टेप होगी उसमें जो अपना ये जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करेगा, इसके अंदर इंटर कर देगा, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल इंटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा ये थर्ड जो प्रोसेस होगी ट्रांसडक्शन की वो होती है रेप्लिकेशन। तो ये अपने डीएनए मॉलिक्यूल्स का क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेगा, डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन करेगा। तो रेप्लिकेशन करने पर इसकी कापियाँ बनना तैयार हो जाएगी और यहाँ पर भी इसकी कापियाँ बनना तैयार हो जाएगी। अब चूंकि हमको मालूम है कि जो डीएनए है वो कैसा हुआ, इसके अंदर रेडियो एक्टिव है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन के द्वारा जो डीएनए जितना भी बनेगा वो कैसा बनेगा, रेडियो एक्टिव डीएनए बनेगा। हम रेडियो एक्टिव डीएनए को रेड के द्वारा दिखाएं, रेप्लिकेशन करेगा तो पूरा रेड डीएनए हमको देखने को मिलेगा, मतलब रेडियो एक्टिव है। फास्फोरस इसके अंदर कैसा रहेगा, रेडियो एक्टिव रहेगा। और इस वाले कल्चर मीडियम के अंदर डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा, चूंकि फास्फोरस रेडियो एक्टिव नहीं है तो नॉर्मल प्रकार का डीएनए यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। जब आगे की स्टेप में रेप्लिकेशन करने के बाद ये बैक्टीरियोफेज की प्रोजेनी जब तैयार होगी, ठीक है, तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स तैयार हुए हैं, अब ये क्या करेंगे, अपनी प्रोजेनी बनाएंगे, मतलब अपना कैप्सिड बनाना चालू करेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर अब ये क्या करेंगे, रेप्लिकेशन के बाद में अपनी प्रोजेनी बनाना चालू करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर सल्फर कैसा है, रेडियो एक्टिव है, सल्फर कैसा है, रेडियो एक्टिव है। कैप्सिड जो बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है, अपन ने बताया। कैप्सिड या आउटर कवरिंग इसकी होती है वो किससे बनी हुई है, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। प्रोटीन को हमने इस कल्चर मीडियम में क्या किया है, रेडियो एक्टिव कर दिया है। कैसा कर दिया है, रेडियो एक्टिव कर दिया है। और ठीक है, कैसा कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया है। तो यहाँ पर जो कैप्सिड तैयार होगा इस कल्चर मीडियम में, जो वायरस का कैप्सिड बनेगा वो कैसा बनेगा, रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग होगा। मतलब हम बताएं इस प्रकार से हम दो वायरस बना देते हैं। ठीक है, कैसा बनेगा, रेडियो एक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो सल्फर है इस मीडियम के अंदर, जो इस सेल के अंदर अपटेक हुआ है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। तो जब प्रोटीन का निर्माण होगा और जब सिस्टीन और मेथियोनिन अमीनो एसिड आएंगे तो उनके पास में सल्फर है, लेकिन सल्फर कैसा है, रेडियो एक्टिव है। तो इनका जो कैप्सिड है वो भी कैसा करेगा, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। ओके, लेकिन डीएनए उसका सामान्य डीएनए रहेगा। क्लियर, डीएनए कैसा होगा, सामान्य डीएनए होगा। इस वाली सेल की बात करें, इस कल्चर मीडियम की बात करें, तो यहाँ पर जो है सल्फर कैसा है, नॉर्मल है। मतलब जो प्रोटीन का कोड बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉर्मल बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रोटीन कोड कैसा बनेगा, नॉर्मल बनेगा ना कैप्सिड इसका। ये हमने बना दिया नॉर्मल कैप्सिड। लेकिन फास्फोरस कैसा है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव है। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। मतलब यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। इस प्रकार से हमारे पास में दो प्रकार के फेजेस प्राप्त हो गए। T2 फेजेस की दो वैरायटी मिल गई है। एक में प्रोटीन जो है, जो उसका जो कैप्सिड है वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, और दूसरे जो प्रकार के बैक्टीरियोफेज है, T2 फेज है, उसका जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। तो इनके द्वारा जो T2 फेज है वो दो प्रकार के लिए गए, हमने बताया, एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताने का प्रयास किया है कि T2 फेज दो प्रकार के लिए गए हैं। एक जो है आपका कैसा है, एक T2 फेज जो होगा, हम T2 फेज लिखे, और जो कैसा होगा, सल्फर कंटेनिंग है, रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग है। और एक T2 फेज है वो कैसा है, उसमें फास्फोरस जो है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। किस प्रकार से आया वो अपन ने यहाँ बता दिया। इतना क्लियर हो गया। हम इसको रब कर देता हूँ और आगे अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। हमने पहले बताया कि किस प्रकार से T2 फेज को रेडियो एक्टिव किया है। ठीक है, एक में प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया और एक में
डीएनए मॉलिक्यूल को रेडियो एक्टिव कर दिया। अब इनके द्वारा क्या किया गया कि 2 कल्चर मीडियम लिए गए और पुनः 2 कल्चर मीडियम लिए जो नॉर्मल है, उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। कल्चर मीडियम फर्स्ट, यहाँ से ले हम, अब क्या किया, फर्स्ट कल्चर मीडियम जो कैसा है, नॉर्मल है, और सेकंड कल्चर मीडियम ये भी कैसा है, नॉर्मल है। मतलब इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं मिलाया गया, नहीं प्रोटीन मतलब फास्फोरस को रेडियो एक्टिव किया गया इस कल्चर मीडियम में, नहीं सल्फर को रेडियो एक्टिव किया गया, पूरी तरह से नॉर्मल है। अब क्या किया, इस कल्चर मीडियम में वही बैक्टीरियो अपना ई कोलाई को इनकॉर्पोरेट किया। सबसे पहले ई कोलाई डाला गया, उसको ई कोलाई को ग्रो किया गया, ठीक है, इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई, और साथ में अब इनके पास कल्चर मीडियम फर्स्ट के अंदर T2 फास को इनकॉर्पोरेटेड किया गया, उसको डाला गया कौन से वाले को, इस वाले को। मतलब T2 फास जो है जिसके अंदर क्या है, सल्फर जो है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है, उसको इस मीडियम में कल्चर फर्स्ट के अंदर डाला गया। क्लियर। इसके अंदर क्या किया गया, जो T2 फाज है सेकंड नंबर वाला, उसमें जिसमें कि फास्फोरस जो है वो रेडियो एक्टिव है, उसको डाला गया। क्लियर इतना ना, ऐसा कोई चीज़ें तो नहीं है कि जो समझ में नहीं आ रही, पूरी हमने आसान तरीके से पूरा बताने का प्रयास यहाँ किया गया है। तब क्या होगा, जो बैक्टीरियोफाज है, हमने जो डायग्राम के द्वारा बताया था कि एस वाला जो है 35 एस वाला, हम इसको अलग कलर से शो करने का प्रयास करें। हम चलो इसको क्या करते हैं, रेड कलर से शो करते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो। हम प्रोटीन जो रेडियो एक्टिव है उसको किससे कर रहे हैं, रेड कलर से शो कर रहे हैं, और जो फास्फोरस है उसको हम रेडियो एक्टिव फास्फोरस को ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं, तो ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट थे हर्शे और चेस के द्वारा, 2 मीडियम तैयार किए गए। एक मीडियम मतलब एक मीडियम के अंदर जो T2 फाज है वो सल्फर जो है वो रेडियो एक्टिव सल्फर को इंट्रोड्यूस किया गया, और दूसरे वाले माध्यम के अंदर फास्फोरस जो रेडियो एक्टिव है उस T2 फाज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इन्होंने अब इसके ऊपर अटैक किया। तो चूंकि सल्फर कंटेनिंग जो रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरियोफाज है, T2 फाज है, हमने इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव कर दिया, और हमने बताया कि हम इसको किसके माध्यम से बता रहे हैं, रेड कलर के माध्यम से बता रहे हैं। कैसा बता रहे हैं, रेड कलर के माध्यम से बता रहे हैं। इसने यहाँ पर अटैक किया। इसका जो डीएनए है वो हम ब्लैक कलर से ही बताएंगे, क्योंकि डीएनए इसका कैसा है, नॉर्मल, ये इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है। इस वाला जो मीडियम है कल्चर सेकंड, उसके अंदर सल्फर तो कैसा है, नॉर्मल है। सल्फर कैसा है, नॉर्मल है, मतलब इसमें जो प्रोटीन कोट होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। हम प्रोटीन कोट को, इसमें नॉर्मल प्रोटीन कोट को हम बताते हैं ब्लैक कलर से। तो हमारे द्वारा ये बनाया गया, और इसको एडर किया गया, इसके ऊपर इसने इस पर अटैक किया। लेकिन इसका जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। डीएनए मॉलिक्यूल कैसा है, रेडियो एक्टिव है। इतना क्लियर। अब क्या हुआ, ये तो हो गया ट्रांसडक्शन की फर्स्ट स्टेज। यहाँ पर बैक्टीरिया के साथ में क्या हुआ, वायरस का अटैचमेंट हो गया है, उनका उसकी सतह पर आकर वो बैठ गए। वायरस क्या हुआ, बैक्टीरिया की सतह पर आकर बैठ गए, मतलब अटैचमेंट हो गया। दूसरा होगा इंसर्शन ऑफ डीएनए पार्टिकल्स, जेनेटिक मटेरियल उसका क्या करेंगे, वो अंदर की ओर डालेंगे। तो दूसरी स्टेप में क्या होगा, हम सेकंड बना दें यहाँ पर। तो दूसरी स्टेप में वही सेल बनाए, हम बैक्टीरियल सेल बनाए, और यह भी हम बैक्टीरियल सेल बना दें। बैक्टीरियल सेल बनाने के बाद हम ये क्या करेगा, जो बैक्टीरियोफाज है अपना डीएनए अंदर की ओर इंसर्ट कर देगा, जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, अंदर की ओर इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसका
जो प्रोटीन कोट है या कैप्सिड है वो तो बाहर रह जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी इसका जो प्रोटीन कोट है वो बाहर रह जाएगा। कल्चर मीडियम सेकंड के अंदर भी वही प्रोसेस होगी। ये इसके टेल पीस हम बताएं, लेकिन इसका जो डीएनए मटेरियल है वो क्या होगा, इंटर हो जाएगा। ये डीएनए मटेरियल इसका इंटर हो गया, ठीक है। इसमें भी इसका डीएनए मटेरियल इस सेल के अंदर इंटर हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से जितनी भी ई कोलाई सेल होगी, ये क्या है, T2 फाज है। क्या है ये, T2 फाज है। और ये क्या है, ई कोलाई। ये भी क्या है, T2 फाज है। और ये क्या है, ई कोलाई, ठीक है। तो जितनी भी ई कोलाई होगी वो दोनों मीडियम के अंदर इन्फेक्टेड हो जाएगी वायरस के द्वारा, T2 फाज के द्वारा। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब अगली स्टेप हम जो हर्षे और चेस के द्वारा की गई है, उन्होंने क्या किया, एजिटेशन किया। अब जो मीडियम था उसका एजिटेशन किया, उसको सेक किया। अब ये जो हमको दिख रहा है ना कि जो कैप्सिड है वो इसकी सेल पर अटैच है। यहाँ पर भी कैप्सिड जो है सेल पर अटैच है। इसको सेक करेंगे हम, इस कल्चर मीडियम को सेक करेंगे तो क्या होगा, ये जो कैप्सिड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सेल से हट जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर का जो पोर्शन है, प्रोटीन है, वो क्या हो जाएगा, वहाँ से अलग हट जाएगा। क्लियर इतना, ठीक है। तो हम इसके बाद जो प्रोसेस आएगी वो कौन सी आएगी, एजिटेशन। कौन सी आएगी, एजिटेशन की प्रोसेस। एजिटेशन मतलब हम क्या करेंगे, दोनों कल्चर मीडियम को सेक करेंगे। तो सेक करने पर क्या होगा कि ये कैप्सिड है या जो एम्प्टी सेल, हम बता सके सेल तो नहीं बोलेंगे, एम्प्टी कैप्सिड है या खोल इसका जो है वो इस सेल से क्या होगा, अलग हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, जो सेल एम्प्टी जो कैप्सिड है वो यहाँ से अलग हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब क्या होगा, इसके बाद में एजिटेशन करने के बाद में हमने क्या किया, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। हम यहाँ पर इसको यह बताने का प्रयास करें तो दोनों मीडियम हम ले रहे हैं, दो टेस्ट ट्यूब लिए हमने, और दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया है, इसमें सेकंड वाला कल्चर मीडियम है और इसमें फर्स्ट वाला कल्चर मीडियम है, ठीक है। इस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्स्ट वाला कल्चर मीडियम है और इसमें सेकंड वाला कल्चर मीडियम है, जिसके अंतर्गत इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल्स है। हमने इसको एजिटेट किया। एजिटेट करने के बाद में क्या किया, एजिटेट एंड देन एजिटेट फॉलोड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। हमने इसको एजिटेट किया, सेक किया, तो ये इससे अलग हो गए, कैप्सिड अलग हो गए। उसके बाद में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर क्या होगा कि जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, तली के अंदर आ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कैप्सिड है वो कैसा है, लाइटर है, और जो बैक्टीरियल सेल है वो कैसी है, हैवी है। तो हमारे पास में जो कल्चर मीडियम फर्स्ट और सेकंड के अंदर दो लेयर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर दो लेयर तैयार हो जाएगी जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। तो हम इसका ऊपर वाला जो भाग है, दो लेयर यहाँ पर तैयार हो रही है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बोला जाता है सुपर, SUPER, सुपर नेटेंट बोला जाएगा। और नीचे वाला जो सेडिमेंटेड पार्ट है उसको बोला जाता है पैलेट। अब देखिए क्या होता है, जब हमने इसका ऑब्जर्वेशन किया, एजिटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जब हमको दो लेयर यहाँ प्राप्त हो गई है, तो पैलेट वाला रीजन और हमने सुपर क्या बोलते हैं इसको, सुपरनेटेंट वाले रीजन का ऑब्जर्वेशन किया, तो फर्स्ट वाले के अंदर बैक्टीरियल सेल हमको देखने को मिली। यहाँ पर क्या मिली, बैक्टीरियल सेल यहाँ देखने को मिली, और यहाँ पर भी हमको बैक्टीरियल सेल देखने को मिली। चूंकि ये लाइटर है, सॉरी हेवियर है, तो ये कहाँ से, पैलेट वाले रीजन के अंदर, सेडिमेंटेड वाले एरिया के अंदर हमको देखने को मिलेगी सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान। और ये वाला जो एरिया है सुपर नेटेंट, इसमें हमको कैप्सिड देखने को मिले या प्रोटीन पार्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इस वाले रीजन में हमको जो कैप्सिड जो देखने को मिले वो इस प्रकार से हम बना दें।
और इस वाले रीजन में भी हमको कैप्सिड देखने को मिले हैं। ठीक है, तो जब इनका ऑब्जर्वेशन किया गया तो इसका जो फर्स्ट कल्चर मीडियम है उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको सुपरनेटेंट कहा जाता है, इसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी शो की गई। मतलब इसने क्या किया, इस रीजन ने रेडियो एक्टिविटी शो करी, रेडियो एक्टिविटी शो करी। किसके द्वारा? सुपरनेटेंट वाले रीजन के द्वारा। और यहाँ पर देखें सेकंड नंबर वाले कल्चर मीडियम की बात करें तो इसके अंदर चूंकि डीएनए यहाँ पर इंसर्ट है सेल के अंदर, हम इसको ग्रीन कर दे शायद दिख जाए आपको, तो इस वाले रीजन में डीएनए जो कि फास्फोरस कंटेनिंग और फास्फोरस भी कौन सा रेडियो एक्टिव है, तो जो इस रीजन के अंदर हमको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। इस वाले रीजन में रेडियो एक्टिविटी देखने को हर्शे और चेस को मिली। ठीक है, तो जो प्रोटीन वाला कैप्सिड वाला रीजन था वो तो सेल के बाहर ही रह गया था, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर नहीं हुआ था। इंटर कौन सा हुआ था? सिर्फ डीएनए पार्टिकल्स इंटर हुआ था, सिर्फ डीएनए पार्टिकल्स इंटर हुआ था। यदि प्रोटीन इंटर होता तो हमको रेडियो एक्टिविटी कहाँ होना चाहिए थी? यहाँ पर शो होना चाहिए थी, जिसमें सल्फर कैसा है, रेडियो एक्टिव है, वो हमको पैलेट रीजन में मिलना चाहिए था, या हर्शे चेस को पैलेट रीजन मिलना चाहिए था। उनको कहाँ मिला? वो कहाँ मिला? उसको सुपरनेटेंट रीजन के अंदर मिला। और इसमें उनको जो फास्फोरस है, जो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, जो कि डीएनए का कंपोनेंट है, डीएनए के अंदर वो पाया जाता है, वो रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि जो सेल के अंदर इंटर हुआ है, जिन्हें रेप्लिकेशन किया है, वो कौन है? डीएनए है, न कि प्रोटीन है। ठीक है, यदि प्रोटीन यदि जेनेटिक मटेरियल होता तो हमको सेल के अंदर उसका दिखना चाहिए था। मतलब यहाँ पर सल्फर के द्वारा रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो अब्सेंस रही। यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी किसके अंदर देखने को मिली? हमको फास्फोरस के अंदर देखने को मिली, जो कल्चर मीडियम सेकंड है उसमें। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हर्शे और चेस के द्वारा ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है? डीएनए है, न कि प्रोटीन है। क्योंकि प्रोटीन को भी रेडियो एक्टिव किया था, डीएनए को भी रेडियो एक्टिव इनके द्वारा किया गया था, लेकिन जब ट्रांसडक्शन की पूरी प्रोसेस हुई, तो उसके बाद जो हमको रिजल्ट मिला है, तो फास्फोरस जो होगा वो हमको रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल के अंदर मिला उनको। तो इस आधार पर उनके द्वारा बताया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो किसके थ्रू जा रही है? वो डीएनए के थ्रू जा रही है, न कि प्रोटीन के थ्रू जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके हर्शे और चेस के द्वारा ट्रांसडक्शन प्रोसेस के माध्यम से ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। आगे की प्रोसेस के अंदर जब ये रेप्लिकेट करेंगे, रेप्लिकेट करने के बाद में ये सेल की लाइसिस होगी, तो यहाँ का जो ऑर्गेनिज्म है या जो बैक्टीरियोफेज बनेगा वो नॉर्मल प्रकार का बनेगा, क्योंकि यहाँ का जो आपका ये डीएनए है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज बनेगा वो कैसे बनेंगे? नॉर्मल बनेंगे। और इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर जो फास्फोरस है वो कैसा है? रेडियो एक्टिव है डीएनए के अंदर। तो यहाँ का जो डीएनए मतलब जो बैक्टीरियोफेज बनेंगे वो कैसे बनेंगे? रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ में आया है। यदि नहीं आया हो समझ में तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, रोक कर देखिए, तो आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हमने अच्छा कंटेंट आपके सामने लाने का प्रयास किया है, आपको शायद पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया तो आप हमारे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी ये चीज़ें प्राप्त हो सके और हम और अच्छे आपके जो वीडियोस है वो बनाकर लेके आएँ। ओके।